हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 18। तो आज शुरू होने वाली है जेजू आइसलैंड की रेड। तो वीडियो शुरू होने से पहले जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, गोटोरीजी को जिन्हों से फाइट करने के दौरान यमराज के दर्शन हुए थे। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर चाइना के बॉर्डर पे जेजू आइसलैंड होता है और इसलिए वो अपनी वॉरशिप को जेजू आइसलैंड के पास ले आते हैं ताकि कोई भी एंट मॉन्स्टर सिटी पे ना घुस सके। और इसके बाद हम देखते हैं पार्क जॉनसन को, जो अपने असिस्टेंट युनटाई से कहते हैं, युनटाई हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, वो एंट मॉन्स्टर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। युनटाई कहता है लेकिन सर हमारे हमले उनके ऊपर कम करेंगे भी या नहीं। पार्क जॉनसन कहते हैं हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं पता कि हमारे हमले उनके ऊपर काम करेंगे या नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारा काम सिर्फ बॉर्डर की रक्षा करना है, तो हमारे पास अगर कोई एंट मॉन्स्टर आता है तो हमें उसे कैसे भी करके खत्म करना होगा। युनटाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है मैं जानता था सर कि आप ये सब कर सकते हैं, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ लड़ूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं मा डोंगवॉक को, वो अपने वाइस गिल्ड मास्टर से कहते हैं तो चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। और वाइस गिल्ड मास्टर मैं बाकी का काम तुम पर छोड़ता हूँ। वाइस गिल्ड मास्टर कहती है हमारे मास्टर आखिरकार यहाँ पर करने लायक है क्या, यहाँ पर तो बस हमें खड़ा ही रहना है। मा डोंगवॉक कहते हैं हमारे सारे गिल्ड के हंटर्स यहीं पर मौजूद हैं और उन्हें संभालना मेरे बस की बात नहीं है, तो अब ये तुम्हें ही देखना है। वाइस गिल्ड मास्टर कहती है सर आप अच्छे से जानते हैं ना, ये सिर्फ एक टाइटल है, इसका कोई मतलब नहीं है। मा डोंगवॉक उसके सिर पे हाथ रख के कहते हैं तुम तो जानती हो ना मुझे टीम मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं आता और मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे साथ हो। वो लड़की बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और वो कहती है ठीक है सर, लेकिन सर आपको जिंदा वापस लौट के आना होगा। और इसके बाद हम लिम टाइगो को देखते हैं, वो किसी पे फोन पे बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि कोरिया का सुपरस्टार मिनसुक भी इस रेड में शामिल होने वाला है। और इसी बात पर लिम टाइगो मिनसुक के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़के हुए होते हैं। वो किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी मिनसुक को यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन हम दूसरी तरफ मिनसुक को देखते हैं जो कि कैमरा के सामने अपनी डींगे हाँक रहा होता है। और जेजू आइसलैंड की रेड प्रॉपर शुरू हो गई होती, इसलिए अब कोई भी वापस नहीं जा सकता। तो लिम टैगो कहते हैं कि जब तक रेड खत्म नहीं हो जाती तब तक इसे छिपा के रखो। और हंटर एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सभी हंटर्स को जेजू आइसलैंड की साउथ की तरफ बुलाया जाता है ताकि कोई भी एंट मॉन्स्टर अगर मेन सिटी की तरफ जाए तो उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। और हम देखते हैं सिटी के अंदर काफी छोटे छोटे ग्रुप में सभी हंटर्स होते हैं, जहाँ पर बी रैंक और सी रैंक के सभी हंटर्स होते हैं। और हमें जूही भी देखने को मिलती है और हमें सी रैंक के मिस्टर सॉन्ग भी देखने को मिलते हैं। और जेजू आइसलैंड की इस रेड को पूरा करने के लिए बहुत सारे रिटायर हंटर्स भी आए होते हैं। और इसके बाद इस रैंक के सभी हंटर्स को देखते हैं जो कि एक चॉपर में बैठे होते हैं, उनके साथ एक कैमरामैन भी होता है, जहाँ पर उस कैमरामैन से पता चलता है कि जेजू आइसलैंड की रेड टीवी पे लाइव दिखाई जाएगी। वो कैमरामैन कहता है लाइव बस 10 मिनट डिले होगा और उसके साथ साथ और भी सेंसिटिव चीजों को रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमारी एडिटिंग टीम उस चीज को चेंज कर देगी। कैमरामैन बाइकिनो से इंट्रोड्यूस करता है। बाइकिनो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर गो ऐसे खतरनाक मिशन में एक कैमरामैन हमारे साथ भेज रहे हैं। मा डोंगवॉक अपनी खींच से बगाड़ते हुए कहते हैं कैमरामैन वहाँ पर अपना खुद ही ख्याल रखना, क्योंकि वहाँ पर आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। कैमरामैन कहता है इसकी चिंता आप ना करें, मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं एक नॉर्मल कैमरामैन हूँ, लेकिन मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे डंजन्स को कवर किया है और मैं एक डंजन ब्रेक में भी जा चुका हूँ, फिर भी मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर कितना काम आने वाला है। मा डोंगवॉक उसे दिलासा देते हुए कहते हैं ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, चेयरमैन गो को यही लगा होगा कि हम लोग जीत जाएंगे तभी तुमको यहाँ पर भेजा है, नहीं तो वो तुम्हें ऐसे खतरनाक मिशन में नहीं भेजते।
बाइकिनो मा डोंगवॉक से कहते हैं, लगता है इस रेड को लेकर तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो। मा डोंगवॉक कहते हैं, ये आखिरी रेड होगी जिसे लाइव लोग देख पाएंगे, और वैसे भी हम इस रेड में 3 बार फेल हो चुके हैं, तो सभी लोग इस रेड को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन बाइकिनो बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं कि अगर हम इस बार भी फेल हुए तो साउथ कोरिया का नामो निशान भी मिट जाएगा। तभी बाइकिनो अपने सर को मोड़ते हैं और हम देखते हैं मिन बियोंग को, और ये वही है जो पहले डींगे आंक रहा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रेड में नहीं चलूंगा, और अभी यहाँ पर है। बाइकिनो कहते हैं, मिन बियोंग तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा और मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगी। मिन बियोंग बाइकिनो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम तो मेरी हीलिंग के बिना वहाँ पर 1 मिनट भी टिक नहीं पाओगे बाइकिनो। और मिन बियोंग की इस बात को सुनकर सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी चाइन बाइकिनो से कहती है, मिस चाइन कहती हैं, वैसे सर क्या आप आने से पहले संजीनू से मिले? बाइकिनो कहते हैं, तुम उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? चाइन कहती है, बस ऐसे ही। तभी हम देखते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर फाइनली जेजू आइसलैंड के पास पहुंच जाता है, और इसके बाद हम जेजू आइसलैंड सिटी को देखते हैं जहाँ पर जापानीज हंटर पहले से पहुंच चुके थे। और हम देखते हैं जेजू सिटी को। गोटोryuji सामने देखते हैं कि एक एंट मॉन्स्टर की बॉडी पड़ी हुई है। गोटोryuji कहते हैं, तो चलो जेजू आइसलैंड की रेड शुरू होती है, और वो अपने साथियों को भी ये कहते हैं कि चलो जेजू आइसलैंड की रेड शुरू करते हैं। और सभी लोग ये कंफर्म करने के बाद अपने मैना फ्लूइड को स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमें जेजू आइसलैंड के चारों तरफ बहुत सारा मैना देखने को मिलता है। मैना फ्लूइड होने के बाद ही उस गुफा से बहुत सारे एंट मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ एंट मॉन्स्टर उस चॉपर के पास भी पहुंच जाते हैं। चोई जाओ उन एंट मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आगे आते हैं और कहते हैं फ्लेम स्फीयर। लेकिन चोई जाओ अपने फ्लेम स्फीयर से 3 टारगेट में से एक टारगेट को ही मार पाते हैं। चोई जाओ कहते हैं, मुझे लगा ही था कि ऐसा ही होने वाला है, तो चलो तुम्हारा काम इससे तो खत्म ही हो जाएगा। चोई जाओ एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बनाते हैं, और देखते ही देखते उन एंट मॉन्स्टर का नामो निशान मिट जाता है। चोई जाओ सान में खड़े होकर कहते हैं, ये एंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा अपग्रेड हो गए हैं, और वो सभी एंट मॉन्स्टर मैजिक को रेजिस्टेंट कर सकते हैं, तो मुझे इन्हें अपने आँखों से देखना होगा। ये कहते ही चोई जाओ चॉपर से नीचे कूद जाते हैं। मा डोंगवॉक चाइन से कहते हैं, क्या वो सब अकेले संभाल लेगा? मिस चाइन कहती हैं, हाँ मेरे ख्याल से वो संभाल लेंगे। चोई जाओ जैसे जमीन में लैंड करता है, चोई जाओ के लैंड करते ही सारे के सारे एंट मॉन्स्टर आग में झुलसने लगते हैं। चोई जाओ कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं चींटियों से बहुत ज्यादा खेला करता था और उन्हें लाइटर से जलाता था, और हर बार उनको जलाते हुए मुझे एक चट चट की आवाज आती है, लेकिन अब मुझे फायर वॉल के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता। चोई जाओ बाकी सबसे कहते हैं, तो चलो सब नीचे आ जाओ। मा डोंगवॉक कहते हैं, पिछली बार की तरह हमारे पास भागने के लिए क्या पता ये भी हो जाए कि हम लोग एंट मॉन्स्टर की गुफा में कैद भी हो जाए। जापानीज हंटर्स हमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय दे सकते हैं, और हमें उस समय में कैसे भी करके क्वीन को हराना होगा। चलो मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं, और वो एक एक करके सब नीचे आ जाते हैं। और हम इसके बाद एक वॉरशिप को देखते हैं जिसका नाम होता है डिस्ट्रॉयर नंबर 2 कागा शिप, और उसी शिप से जैमिंग सिग्नल भेजने का काम शुरू करते हैं, और जेजू आइसलैंड के चारों तरफ जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया जाता है। उस जैमिंग सिग्नल की बदौलत कोरियन हंटर्स के लिए क्वीन को हराना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जापानीज हंटर ने इस मिशन के लिए 3 टीम बनाई होती हैं। पहली होती है ब्रावो टीम, और जिसमें होते हैं कनाई और कुमामोटो, लेकिन अभी भी कुमामोटो इन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और इसके बाद हम देखते हैं चार्ली टीम को। चार्ली टीम के मेंबर होते हैं अकारी, तामिसो और केंजो। अकारी कहती है, हमें क्वीन के मरने का इंतजार करने से पहले हम इन्हें जल्दी तो निपटा सकते हैं ना? तात्सुमी कहता है, हाँ ऐसा पॉसिबल तो है, वैसे केंजो कहाँ पर है? अकारी कहती है, मेरे ख्याल से वो चींटियों के साथ टैग टैग खेल रहा होगा। और हम देखते हैं केंजो को, जो कि बहुत ही मजे के साथ एक एक चींटियों के पंख को उखाड़ के फेंक रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं डेल्टा टीम को। डेल्टा टीम का हिस्सा होता है इक्पे और टे। वो दोनों ही चोई जाओ की आतिशबाजी को देख रहे होते हैं। ये ने वहाँ पर बहुत सारी चींटियों को जमा के रखा होता है। की कहता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है मेरा आइस मैजिक और उसका फायर मैजिक, हम दोनों का मुकाबला कैसा होगा? इक्पे कहती है, अब मैं इसके बारे में क्या ही तुम्हें बताऊं, ये थोड़ा गरम गरम और थोड़ा नरम नरम की तरह होगा। सभी कोरियन हंटर्स अब पहुंच चुके होते हैं बैंक नॉकडाउन में,
जो कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिटी हुआ करती थी कुछ सालों पहले, लेकिन ये अब बस एंट मॉन्स्टर का घर बन के रह गई है। सभी कोरियन हंटर्स अंदर पहुंच जाते हैं। चोई जोंग अंदर पहुंचते ही अपना फायर विजन एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे बी रैंक या उससे कम रैंक की चींटियां अंदर ना आ सके। वो सभी अंदर तो आ गए होते हैं, बस अब उन्हें क्यून के कमरे को ढूंढना था। चोई जोंग अपने फायर मैजिक का यूज करके बहुत सारे फायर मीटर बना लेते हैं और उससे क्यून के कमरे को ढूंढने लगते हैं। और देखते ही देखते चोई जोंग को क्यून के कमरे के बारे में पता चल जाता है। वो कहते हैं तो चलो मेरे साथ, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जिन्हू को, जो कि अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा होता है। जिन्हू देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है, क्योंकि आज जेजू आइसलैंड की रेड चालू हो गई है। तो सभी उसके लाइव को देख रहे होंगे। जिन्हू इस रेड को लेकर कुछ ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि कोरियन हंटर्स और जापानीज हंटर्स मिलके काम कर रहे होते हैं और वो सभी बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं, जिससे उस रेड को पूरा होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सभी कोरियन हंटर्स आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके अगल बगल एक दो मॉन्स्टर होते हैं। वो उन एंट मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर रहे होते हैं। अभी तक उन्होंने जो भी सोचा था वो उनके हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उन एंट मॉन्स्टर की आंखें सफेद हो गई हैं। तभी लिम टैगो कहता है अगर ये क्यून के रॉयल गार्ड हैं तो चोई जोंग तुम्हारी फायर उन्हें आसानी से मार सकती है। तभी पीछे से मिन ब्यूंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मौजूद होगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्यून सभी को छोड़कर भाग गई हो। बाइगेनो कहते हैं ये सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, और वैसे भी इस गुफा में अंदर आने का ही रास्ता है, जाने का कोई रास्ता नहीं। सभी हंटर्स अपना अपना ज्ञान दे रहे होते हैं। अभी हम कैमरामैन को देखते हैं, जो कि अपने ब्रॉडकास्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में होता है। सभी हंटर्स आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो एक जगह पे पहुंचते हैं और चोई जोंग सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा शौक होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ बस अंडे ही अंडे होते हैं, अंडे ही अंडे। ऑमलेट बनाएंगे, मतलब कि वो अगर एंट मॉन्स्टर के अंडों के पास पहुंच गए हैं तो क्यून का चेम्बर भी यहीं कहीं होगा। चोई जोंग बहुत तेजी के साथ उन अंडों को जलाने जा रहा होता है। तभी मिस चाइंग चोई जोंग को रोक लेती हैं। चाइंग को यहाँ पर सभी अंडों में से एक बहुत ही बड़ा अंडा देखने को मिलता है और वो अब फूट भी चुका था। मिन ब्यूंग उस अंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाइकेनो मिन ब्यूंग का हौसला बढ़ाने लगते हैं। बाइकेनो मिन ब्यूंग से कहते हैं तुम बस क्यून पे फोकस करो, लेकिन बाइकेनो उस अंडे को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जापानीज हंटर को अकारी केंजो से कहती है केंजो तुम्हारी हालत तो बद से बदतर हो गई है। केंजो कहता है मैंने जितना सोचा था ये चींटियां उससे भी बहुत ज्यादा होशियार हैं। उन सारी चींटियों ने मुझ पर मिलकर एक साथ हमला किया। मैंने जैसे तैसे करके 30 चींटियों को हरा दिया, लेकिन उन चींटियों ने मेरे शोल्डर को चीर डाला। अकारी कहती है तुम चाहो तो मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा। केंजो कहता है अपना एक घटिया मजाक बंद करो। अकारी कहती है मुझे पहले के जैसे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर केंजो कहता है अरे यार जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, और वैसे भी तुम उम्र में छोटे होने के बावजूद भी मुझसे बहुत ज्यादा कमाती हो और तुम पैसों के मामले में बहुत ज्यादा लालची हो। अब जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, नहीं तो ये सारी चींटियां यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगी। और हम देखते हैं कि उन पर हमला करने के लिए एक बहुत ही बड़ा चींटियों का झुंड आ रहा होता है। केंजो जैसे ही अकारी की तरफ बढ़ता है वो देखता है कि उसकी गर्दन किसी ने उड़ा दिया होता है, और ये नजारा देखते ही तासुमी और केंजो की हालत बस से बदतर होने लगती है। उन दोनों को बहुत ही खतरनाक ऑरा सेंस होता है। इससे पहले ही केंजो कुछ कर पाता उसके दूसरे साथी का भी धड़ से अलग हो जाता है। केंजो जैसे ही अपने एक कदम को आगे करता है वो देखता है सामने से कोई अटैक करने के लिए आ रहा है। वो उस अटैक से बचता है, लेकिन और दूसरे ही पल उसकी गर्दन भी अलग हो जाती है और इन तीनों का काम तमाम हो जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।